शादी का लहंगा चोली। गोरखपुर नामक गांव में रामकिशन अपनी बेटी सिया के साथ रहता था। सिया की मां का सिया के जन्म के समय ही गंभीर हालत होने की वजह से निधन हो गया था। तब से ही सिया को अपनी मां की कमी बहुत खलती थी। इसलिए रामकिशन ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए सुचेता नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। देखो सुचिता, मैंने तुमसे शादी इसलिए किया है क्योंकि मुझे अपनी बेटी की देखभाल के लिए माँ की जरूरत थी। इसलिए तुम उसे कभी भी माँ की कमी महसूस होने मत देना। मैंने इस घर की आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। तुम्हें इस घर में तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। यह मेरा वादा है तुमसे। इसलिए तुम मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना। अजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? सिया मेरी भी बेटी है। मैं उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आप चिंता मत कीजिए। ऐसे ही कुछ वर्ष बीत गए और सुचिता ने एक बच्चे को जन्म दिया। सुचिता ने उसका नाम प्रीति रखा। प्रीति के आ जाने के बाद सुचिता सिया पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दी। अब वो सारा प्यार अपनी बेटी प्रीति पर ही लुटाती थी। अब सिया को तो वो बिल्कुल घर की नौकरानी ही समझने लगी। एक दिन वो सिया से कहती है, सुन, मुझे सारा टाइम अपनी बेटी की देखभाल में लग जाता है, इसलिए अब से घर का सारा काम तू करेगी, समझी? झाड़ू पोछा से लेकर कपड़े धोने तक। आ गई बात समझ में? लेकिन माँ, मुझे तो घर का कोई काम नहीं आता। मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। अच्छा, महारानी को घर का काम नहीं आता? खाना तो बड़ी अच्छी तरह से खा लेती है। सुन महारानी, मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब कर। घर का सारा काम तो तुझे ही करना है। अब वो तू जैसे भी कर। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर रसोई में बर्तन रखे हैं, जाकर उन्हें साफ कर। माँ की बात सुनकर सिया चुपचाप रसोई घर में बर्तन धोने चली जाती है। सिया को इस तरह से बर्तन धोता देख रामकिशन सुचिता के पास जाता है। सुचिता, यह मैं क्या देख रहा हूँ? सिया बर्तन धो रही है। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम मेरी बेटी से घर का काम कराओ। हाँ तो क्या हो गया? लड़की जात है, घर के काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी? अगर आपको अपनी बेटी की इतनी ही पड़ी है तो निकल जाइए इस घर से अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि शादी से पहले आपने आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी और अब मैंने धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली है। इसलिए अगर आप बाप बेटी को इस घर में रहना है तो चुपचाप जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना पड़ेगा। ये सब सुनकर रामकिशन चुप हो जाता है और अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने घर का सारा काम करता हुआ देखता है, पर वो अंदर से बहुत दुखी होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सुचिता अपनी बेटी प्रीति को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। माँ, रसोई घर में सारा खाना खत्म हो गया और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या आप मुझे प्रीति के प्लेट में से थोड़ा सा खाना दे सकती हैं? नहीं, अभी तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। अभी मेरी बेटी प्रीति खाना खा रही है, उसके बाद मैं खाऊंगी। अगर हमारी माँ बेटी के थाली में से कुछ बच जाता है तो तू खा लियो। जब देखो मेरे खाने पर नजर रखती रहती है। सिया बहुत भूखी थी, इसलिए वो थाली में थोड़ा सा खाना बचने का वही इंतजार कर रही थी। ये ले, खा ले, हम माँ बेटी का पेट भर गया। अब तू भी अपना पेट भर ले, तू भी क्या याद रखेगी। सिया खुशी खुशी वो खाना खाने लगती है। इसी प्रकार कुछ साल बीत गए। अब सिया और प्रीति बड़ी हो जाती है। सिया बचपन से ही सुंदर और समझदार तो थी ही, बड़े होने पर उसका चेहरा और खिल जाता है और वो बहुत खूबसूरत लगने लगती है। प्रीति भी सुंदर थी, परंतु सुचिता के लाड प्यार ने प्रीति को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। प्रीति सारा दिन शॉपिंग करती, क्लब जाती, मूवी देखती और बहुत से आवारा लड़कों के साथ घूमा करती। और जब वो घर लौटती तब अपनी माँ के साथ मिलकर सिया पर अत्याचार किया करती थी। एक दिन प्रीति अपनी माँ से कहती है, माँ, आज मेरे कुछ फ्रेंड्स घर पर आने वाले हैं, इसलिए आप उस बहन जी से कहकर बहुत ही बढ़िया पकवान बनवा लेना।
मेरे फ्रेंडों में मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। अरे तो चिंता क्यों करती है, सब हो जाएगा। सुचिता सिया से बोलकर अपनी बेटी के फ्रेंडों के लिए ढेर सारा पकवान बनवाती है। शाम को प्रीति के फ्रेंड घर आते हैं। प्रीति के फ्रेंडों में एक लड़का था राज, जो एक बहुत ही अच्छी लड़की की तलाश में था। जिस लड़की की तलाश राज को थी, वो सारी खूबियां राज को सिया में दिखाई देता है। राज प्रीति से बोलता है, अरे प्रीति, ये लड़की कौन है? ये कितनी सुंदर है। ओह ये बहन जी, अरे ये तो हमारे काम वाली की बेटी है, तुम इस पर ध्यान मत दो, हम अपनी बातें करते हैं। अरे सिट यार, काम वाली की बेटी निकली। मुझे हमेशा से ही ऐसी लड़की की तलाश थी। यह लड़की मुझे बहुत पसंद आई, पर अफसोस मेरे डैड इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। तो खैर कोई बात नहीं। अच्छा प्रीति, तो हम चलते हैं, बाय बाय। ये सुनकर प्रीति को बहुत हैरानी होती है कि राज सिया से शादी करना चाहता है। वो ये बात अपनी माँ को बताती है। माँ, आपको पता है मेरा फ्रेंड राज सिया से शादी करना चाहता था। वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। मैंने सिया को इस घर की नौकरानी की बेटी बताकर बात को वहीं खत्म कर दिया। अरे वाह, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। एक दिन रामकिशन सुचिता से कहता है, सुनो सुचिता, मेरी बेटी सिया के लिए मेरे दोस्त के बेटे का रिश्ता आया है। उन्हें मेरी बेटी सिया बहुत पसंद आई, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपनी बेटी सिया की शादी उससे करवा दूँ। हाँ हाँ करवा लेना, मगर मैं उस महारानी की शादी में एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाली। अगर तुम्हारे पास कुछ बचा है तो उसी से अपनी लाडली की शादी कर लेना। मैं तो अपनी बेटी प्रीति के लिए सारे पैसे जोड़कर रखी हूँ। उसकी शादी मैं बहुत धूमधाम से करूँगी। ठीक है सुचिता, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। सिया की माँ मानती के कुछ जेवर पड़े हैं, मैं उन्हीं को बेचकर अपनी बेटी की शादी करूँगा। इतना बोलकर रामकिशन वहाँ से चला जाता है। बहुत ही जल्द सिया की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। सिया बहुत खुश थी, लेकिन सुचिता इतनी आसानी से सिया की शादी कहाँ होने देने वाली थी। जो जेवर रामकिशन ने अपनी बेटी सिया की शादी के लिए रखा था, वो जेवर सुचिता चुरा लेती है। सिया के लिए गहने, शादी का जोड़ा, सब कुछ लाना बाकी था। इधर सुचिता अपने कमरे में आकर अपनी बेटी से कहती है, अब देखती हूँ कैसे करता है अपनी बेटी की शादी। बड़ा आया शादी करने वाला। शादी के लिए सबसे जरूरी शादी का जोड़ा होता है, और शादी के लिए लहंगा ही नहीं आएगा तो शादी कहाँ से होगी। अगले दिन रामकिशन खुशी खुशी सिया के पास आकर कहता है, बेटी चलो तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारी शादी के लिए लहंगा खरीदने जाना है। मैं तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी उनका जेवर बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे तुम्हारी शादी के लिए लहंगा और कुछ जरूरत की चीजें खरीद लेंगे। अब चलो बेटी। रामकिशन जैसे ही जेवर लेने जाता है, वहाँ जेवर नहीं होते। रामकिशन बहुत ही परेशान हो जाता है। अरे नहीं, अगर जेवर नहीं मिले तो मेरी बेटी की शादी के लिए लहंगा कहाँ से लाऊंगा और उसकी शादी कैसे होगी। परेशान होकर रामकिशन सिया को सारी बात बताता है। बेटा, मुझे अब जेवर कहीं नहीं मिल रहा और तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हारी शादी के लिए 1 रुपए तक नहीं देना चाहती। सिया अपने पिता को परेशान देखकर वो भी बहुत दुखी होती है और अपना मन शांत करने नदी किनारे चली जाती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है। उसी नदी किनारे एक बुढ़िया उसे काफी देर से देखी जा रही थी। सिया को इतना परेशान देखकर बुढ़िया उसके पास आती है और कहती है, बेटी मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। सिया उन्हें सारी बात बताती है। बेटी तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। तभी बुढ़िया अपनी झोपड़ी में जाती है और वहाँ से एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा चोली लेकर आती है और वो लहंगा चोली सिया को दे देती है। बेटा ये लो, इसे तुम रखो,
ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, बल्कि जादुई लहंगा है। इसकी तुम्हें बहुत जरूरत है, इसे तुम रखो। क्या जादुई लहंगा? मगर दादी, आपके पास ये जादुई लहंगा कहाँ से आया? बेटा, मैं एक जादुई बुढ़िया हूँ। मुझे वरदान मिला है कि जो लोग भी दुखी होते हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ। तुम मुझे बहुत दुखी नजर आई, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। इस लहंगे की मदद से तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सिया जादुई बुढ़िया से खुशी खुशी वो जादुई लहंगा लेकर और जादुई बुढ़िया का धन्यवाद करके अपने घर लौट आती है और अपने पिता को सब बताती है। उसके पिता भी ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। बेटी, उन्हें भगवान का रूप समझो। वह साक्षात हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आई थी, हमारी मदद करने। सिया का अब वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उसकी शादी थी। सिया अपने पति पंकज को देखकर बहुत खुश थी। मंडप सजा हुआ था। रामकिशन की आंखें नम थी। वो खुशी खुशी अपनी बेटी सिया का कन्यादान करता है और उसे शादी करके विदा करता है। इधर इतना कोशिश करने के बावजूद भी सुचिता और प्रीति सिया की शादी नहीं रोक पाते और वो बस मुंह लटकाए देखते रह जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।